हेलो वंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी से कहता है हांगुंजन, अब जब हमारी शादी हो गई है तो तुम ये मत सोचो कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वांगजी बेचारा केयरफुली अपनी गुजिन को पैक करता है। वो मन में सोच रहा था शायद यहाँ आना मेरी एक गलती थी। विंग फिर उससे गुस्से में कहता है, मैंने बस एक सिंगल लेटर तुम्हारे सेक्ट को भेजा था और उन्होंने तुम्हें मेरे हवाले भी कर दिया। तुमसे छुटकारा पाने में मुझे ज़रा भी समय नहीं लगेगा लान वांगजी। वांगजी अपने उसी स्ट्रेट फेस के साथ टर्न होता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वो अभी भी अपना पेन विंग से छुपा रहा था। दरवाज़ा बंद होते ही वो शाओहुआ की तरफ मुड़ता है जो वहीं खड़ी थी और शाओहुआ उसे फिर से गिरने से बचाती है। वो दोनों अपने रूम्स की तरफ वापस आ जाते हैं। वांगजी जब वापस आता है तो सोचने लगता है, क्या विंग सच में बदल गया है? क्या वो सच में अब मुझसे नफरत करता है? क्या मेरी फीलिंग्स उसे डिस्गस्टेड फील कराती हैं? उस दिन नाइटलेस सिटी वाले दिन मैंने उस तरह उसकी मदद नहीं की थी जिस तरह मुझे करनी चाहिए थी। क्या इसीलिए अब वो मुझसे नफरत करता है? वांगजी को नहीं समझ आ रहा था कि वो इस बात को लेकर क्या सोचे। इस वक्त वो बस अपने भाई से मिलना चाहता था। लेकिन विंग और वांगजी की वेडिंग के वक्त ये डिसाइड किया गया था लैन एल्डर्स द्वारा कि लान वांगजी और वे वुशन को क्लाउड रेसिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब था कि वांगजी अपने भाई को लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा। वो अपने भाई को लेटर तो लिख सकता था, पर वो नहीं चाहता था कि उसके भाई को उसकी परवाह होने लगे। उसके अंकल और भाई दोनों ही इस शादी के खिलाफ थे। वांगजी के बार बार इंसिस्ट करने पर ही उन लोगों ने इस शादी के लिए अग्री किया था। इस वक्त उसे अपने ब्रदर की कामिंग वॉइस की ज़रूरत थी, जो उसे बार बार समझाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बार वांगजी को बहुत होपलेस और अलोन फील हो रहा था। अगले दिन वांगजी फिर उस टॉनिक को पीता है और बीते हुए कल के अपने सारे थॉट्स मन में दबा लेता है। वो वेंचिंग और वेनिंग की मदद के लिए निकल जाता है। वॉर के बाद नाइटलेस सिटी की काफ़ी सारी जगह डिस्ट्रॉयड हो गई थी। पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को रिस्टोर किया जा चुका था, पर अभी भी नाइटलेस सिटी अपनी ओरिजिनल ग्लोरी जैसी नहीं दिख रही थी। ये सारी ड्यूटीज़ बेसिकली वेवुशन के द्वारा डिसाइड की जानी थी, लेकिन वेवुशन ने इस मैटर पर कुछ नहीं कहा था। इसलिए उसका हस्बैंड होने के नाते वांगजी को उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो नाइटलेस सिटी को रिस्टोर करने में वैन सिबलिंग्स की मदद करेगा। आफ्टरनून इसी तरीके से बीत जाती है। वेंचिंग और वांगजी काफ़ी सारे बजट प्रपोजल्स पर काम कर चुके थे। वांगजी को चिशान वैन सेक्ट के फाइनेंस के बारे में काफ़ी नॉलेज भी हो गई थी। वो काफ़ी सरप्राइज भी था कि वैन मेंबर्स ने उनके फाइनेंस के बारे में इतना इजीली वांगजी को सब कुछ क्यों बता दिया। इस बात पर वेंचिंग उससे कहती है, तुम्हारी और वे वुशन की शादी हो चुकी है। हम में से किसी से भी ज़्यादा तुम्हारा ये सब पर हक है। अब वेंचिंग वांगजी से पूछती है, क्या तुमने देखा ये वेवुशन कितना लेज़ी और फॉरगेटफुल है? वैन सेक्ट में अब टीचर्स की भी ज़रूरत है जो डिसिपल्स को अच्छे से पढ़ा सकें। ये सुनकर वांगजी वेंचिंग से कहता है, तुम्हारे सेक्ट में डेमोनिक कल्टिवेशन पढ़ाई जाती है या रेगुलर स्पिरिचुअल पाथ? वेनिंग कहता है, हमारा सेक्ट भी एक रेगुलर सेक्ट है हांगुंजन, और मास्टर वे हमें डेमोनिक कल्टिवेशन सिखाने से साफ मना कर देते हैं। वांगजी इस बात पर कहता है, तो यहाँ के सारे नाइट हंट केसेस कौन देखता है? वेनिंग कहता है, सारे केसेस मोस्टली मास्टर वे ही हैंडल करते हैं, इसीलिए वो अक्सर एब्सेंट रहते हैं। वांगजी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसके हस्बैंड ने सच में कितना वर्कलोड ले रखा है। वांगजी अब उनसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास टीचर्स हैं? वेंचिंग कहती है, हमारे पास वे वुशन ही है जो हमारे लिए इनफ है, पर आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है जिस वजह से सबका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। इस बात पर वांगजी कहता है, क्या मैं अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकता हूँ? वेंचिंग कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हांगुंजन, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तभी वांगजी कहता है, पर मैं मदद करना चाहता हूँ। वेंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे डिसिपल्स को तो बहुत अच्छा लगेगा कि हांगुंजन खुद उनके टीचर बनने वाले हैं। शाओहुआ को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अकेले में वांगजी से कहती है, हांगुंजन, आपको यहाँ आकर खुद को ये सब के लिए पुश नहीं करना चाहिए, जबकि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम बस सबको सच क्यों नहीं बता सकते।
अगर आप मास्टर वे को अपनी इंजरीज़ के बारे में नहीं बता सकते हैं तो कम से कम आप लेडी वैन को तो बता ही सकते हैं ना। लेडी वैन काफ़ी काइंड मालूम होती है, वो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करने देगी जिससे आपकी इंजरीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएं। वांग जी नामे सिर हिलाते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले। शो हुआ उससे कहती है, आप उस सस्पिशियस टॉनिक को हर रोज़ पीते हैं, अगर उसकी वजह से आपकी बॉडी को कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो। वांग जी उससे कहता है, मैं सिर्फ तब तक पी रहा हूँ जब तक मेरी बैक रिकवर ना हो जाए। शो हुआ कहती है, पर इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और आप आराम तो करते नहीं हैं, बल्कि आपने यहाँ वेंस का टीचर बनने का और सोच लिया है। इस तरीके से तो आपकी बैक कभी भी रिकवर नहीं होगी। वांग जी उससे कहता है, मैं ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुका हूँ। इसके बाद शो हुआ कुछ नहीं कह पाती। 2 दिन बाद एक बार फिर वयिंग अपने रूम को विजिट करता है। उस दिन शो हुआ ने वांग जी को अपने फ्रंट पर लेटे रहने के लिए कहा था, जिससे उसकी बैक को आराम मिल सके। तो जैसे ही वे विशन रूम में अंदर आता है, शो हुआ उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और वांग जी तुरंत अपने बेड से उठता है और अपने रोब्स को एडजस्ट कर लेता है। शो हुआ वयिंग और वांग जी के लिए टी और वाइन सर्व करती है। वांग जी के इशारे पर शो हुआ वहाँ से चली जाती है। वयिंग तुरंत वाइन पी लेता है और वांग जी से कहता है, मैं सरप्राइज्ड हूँ, तुमने मेरे लिए वाइन मंगाई है। वांग जी उससे कहता है, हाँ, तुम्हारे लिए। इस बात पर वे विशन मुस्कुराते हुए कहता है, देखा तुमने लंजा, हम दोनों साथ में परफेक्ट कपल बन सकते हैं। ये सुनकर वांग जी को एक वार्म फीलिंग का एहसास हो रहा था और वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। वयिंग सडनली वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, लंजा, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? वांग जी को फिर एक घबराहट होने लगती है। क्या वयिंग फिर से उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करने वाला है? पर वो वयिंग से झूठ नहीं कह सकता था और वो सिंपली हाँ में सिर हिला देता है। वयिंग इस बात पर फिर मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, जब मैंने पहले प्रपोजल लेटर भेजा था, वेंचिंग ने मुझसे कहा था कि मुझे पहले तुमसे बात कर लेनी चाहिए, पर मैंने फिर भी प्रपोजल लेटर भेज दिया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम हाँ ही करोगे। वांग जी अपने और वयिंग के जॉइंट हैंड्स की तरफ देखे जा रहा था और मन में सोच रहा था, वो एक प्रपोजल नहीं था बल्कि एक डिमांड थी, एक थ्रेट था जिसमें लिखा हुआ था कि गुसुलैंड को या तो वांग जी को उनके हवाले करना होगा या फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। वांग जी वयिंग से पूछता है, क्या तुम्हें भी मेरे लेटर्स मिले थे? जब लैंड मेंबर्स को प्रपोजल लेटर मिला था तो वो वांग जी को भेजने के सख्त खिलाफ थे, पर शिचैन को पता था कि उसका भाई जाने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ लान वांग जी उस प्रपोजल पर कंफ्यूज्ड था। वो होपफुल था लेकिन उसे कन्फ्यूज़न भी थी। वो तुरंत शिचैन जाकर वयिंग से इस बारे में बात करना चाहता था, पर शिचैन ने उसे रोक दिया था। शिचैन उससे कह रहा था, तुम फिर वही गलती करना चाहते हो? क्या तुम लास्ट टाइम भूल गए हो जब तुम शिचैन के लिए चले गए थे? वापस आने पर तुम्हें कितनी सख्त पनिशमेंट मिली थी। तुम्हारी पूरी बैग बुरी तरह घायल हो गई थी और हर जगह खून ही खून था। तुम्हें कुछ भी हो सकता था वांग जी। इस बात पर वांग जी कहता है, पर वयिंग को मेरी मदद की ज़रूरत थी ब्रदर। शिचैन कहता है, क्या सच में? उस दिन हमले वाले दिन उसने कितने सारे लोगों को मार दिया था वांग जी, और अगर उस समय पर तुम भी वहाँ मौजूद होते ना तो वो तुम्हें भी मार देता। मैं तुम्हें अभी वहाँ नहीं जाने दूंगा, तुम बस खुद को हर्ट ही कर लोगे। अगर तुम्हें उससे बात ही करनी है तो तुम एक लेटर लिख सकते हो, मैं पर्सनली एक डिसिपल से कहकर उसे डिलीवर करवा दूंगा। इसीलिए वांग जी ने वयिंग के लिए काफ़ी सारे लेटर्स लिखे थे, पर उसे एक भी लेटर का आंसर नहीं मिला था। वो वयिंग से इस बारे में पूछ ही रहा था, पर वयिंग उसकी तरफ कन्फ्यूजन लुक दे रहा था। वांग जी सोचने लगता है, शायद उसे सच में मेरे लेटर्स नहीं मिले, पर तभी वयिंग कहता है, ओह तुम्हारे वो लेटर्स, हाँ वो मुझे मिले थे। वांग जी को एक बार फिर दुख का एहसास होता है और वो तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है जहाँ वयिंग ने पकड़ा हुआ था। लेकिन वयिंग इस बात पर मुस्कुराते हुए वांग जी के चिन को पिंच कर लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी फीलिंग्स अब ऑब्वियस है लांग वांग जी। पहले मैं पता नहीं क्यों इतना ब्लाइंड था जो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया। वांग जी अपना फेस वयिंग से टर्न कर लेता है। कुछ टाइम बाद वो उससे पूछता है, ब्यूरल माउंट्स पर उस दिन क्या हुआ था? इस बात पर वयिंग कहता है, तुम क्यों अचानक से ब्यूरल माउंट्स के बारे में जानना चाहते हो? तो वांग जी कहता है, मैंने सुना है कि अचानक से यहाँ से सारी रिसेंटफुल एनर्जी क्लीन हो गई है। वयिंग कहता है, तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्या किया?
वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। तो वही कहता है वो सारी रिसेंटफुल एनर्जी अब मेरे पास है। वांग जी कहता है क्या उसी यिन टाइगर सील में है? वही कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता। वही उससे पूछता है कहीं तुम अपनी खुद की डिमोनिक कल्टीवेशन बनाने का तो नहीं सोच रहे हो? तो वांग जी उससे कहता है वयिंग तुम बदल गए हो। वयिंग अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है हंग गुंजुन? तुम्हारे पास तो अभी भी मैं हूँ ना, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं? वांग जी उससे कहता है वयिंग मुझे तुम्हारी परवाह है। इस बात पर वयिंग हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा वो क्लैरिटी म्यूज़िक मेरे अंदर की सारी रिसेंटफुल एनर्जी को भगा देगा? क्या तुम इसीलिए मेरे पास वो म्यूज़िक प्ले करने के लिए आए थे? वांग जी इस बात पर कहता है जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? वयिंग फिर उससे कहता है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस बारे में कुछ भी पता करने की। तो वांग जी फिर उससे एक प्लीडिंग वॉइस में कहता है पर इस सब की वजह से तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है वयिंग। वयिंग इस बार गुस्से में उससे कहता है मैंने कहा ना कि ये सबसे दूर रहो लांग वांग जी, तुम हो कौन मुझे ये सब बताने वाले? वांग जी कहता है हम शादीशुदा हैं। वयिंग इस बार उससे कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता लंजा? हंग गुंजुन ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैंने तुमसे शादी करने का डिसाइड किया क्योंकि मैं ये कर सकता था, बस और कोई रीज़न नहीं था। वांग जी 2 कदम पीछे चला जाता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो सांस ना ले पा रहा हो और वो वयिंग से कहता है प्लीज़ मजाक मत करो वयिंग। वयिंग फिर हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें कहीं से भी लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ लंजा? क्यों? क्योंकि जब हम 15 साल के थे तो मैं तुम्हारे आसपास एक पपी की तरह मंडराता रहता था। क्या तुम अभी भी हमारे उसी समय के बारे में सोचते रहते हो? क्या मैंने तब से आज तक तुम्हारे बारे में कुछ भी पूछा? वो तुम ही थे जो उसके बाद कभी भी मुझे अकेले नहीं रहने देते थे। वो तुम थे जिसने फीनिक्स माउंटेन पर फोर्सफुली मुझे किस किया था। वो तुम थे जो मुझसे मिलने के लिए पहले युनमक और फिर यीलिंग आ पहुंचे थे। वयिंग का कहा हुआ एक एक शब्द वांग जी को अपने दिल पर जाकर चुभ रहा था। वयिंग उससे कहता है जितनी जल्दी तुम ये बात एक्सेप्ट कर लोगे लंजा उतना अच्छा तुम्हारे लिए होगा। वांग जी बेचारा वहीं बैठा रह गया था और वयिंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी इतना शॉक्ड में था कि उसने शाओ हुआ के दरवाजे खोलने की और उसके अंदर आने की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। शाओ हुआ उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है हंग गुंजुन आप ठीक है ना? वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है मैं सोना चाहता हूँ। शाओ हुआ वांग जी की मदद करती है और उसे बेड तक लेकर आती है। एक बार फिर वांग जी के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। क्या ये सब उसके हस्बैंड के साथ रिसेंटफुल एनर्जी की वजह से हो रहा है या वे विशन सच में बदल गया है और उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं करता? लेकिन वयिंग की बातें काफ़ी हद तक सही थीं। वो वांग जी ही था जो वयिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बार बार उसके पीछे भाग रहा था। वांग जी ने ही वयिंग के लिए म्यूज़िकल स्कोर सीखे थे, लेकिन जब से वो यहाँ वयिंग के साथ रहने के लिए आया है उसका हस्बैंड हमेशा उसके साथ क्रूल ही रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? विभूषण तो बहुत काइंड था, वो हमेशा अपने आसपास लोगों की परवाह करता था, उन्हें प्रोटेक्ट करता था चाहे उसे कुछ भी क्यों ना हो जाए। चाहे वयिंग कितनी भी रिसेंटफुल एनर्जी के कंट्रोल में क्यों ना हो, उसकी खुद की थॉट्स तो नहीं बदलने चाहिए ना। क्या वो सबके साथ ऐसे ही पेश आता है या फिर वो मेरे साथ ही इतना क्रूल है? और अगर विभूषण ऐसा नहीं है तो आखिरकार उसे क्या हुआ है? ये सोच सोचकर वांग जी को उसकी और परवाह होने लगती है और वो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में वेंचिंग से ज़रूर बात करेगा। अगले दिन जब वांग जी उठता है तो उसे वॉमिटिंग हो जाती है, पर वो किसी की भी नहीं सुनने वाला था। वो फिर से शाओ हुआ से अपना टॉनिक मांगता है और रिकवरी के बाद लंच पर पहुंच जाता है जिससे वो वेंचिंग से बातें कर सके। लंच पर जाने के बाद वो वेंचिंग से कहता है लेडी वैन मेरा हस्बैंड कब से इस तरीके से पेश आ रहा है? वेंचिंग उससे कहती है तो ये बात सच है, वो तुम्हें ठीक से ट्रीट नहीं करता। मैं भी नोटिस कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से वो तुमसे दूरी बनाए हुए है। वांग जी उससे पूछता है क्या आपको रीज़न पता है कि वयिंग क्यों मुझे इस तरह ट्रीट कर रहा है? वेंचिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहती है वो बदल गया है, ये मैं मानती हूँ। पता नहीं ये कैसे हुआ पर वो बदल गया है। जब से वो जिन सेक्ट से हमें बचाने के बाद वापस लौटा है
वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है। बाकी सारे मेंबर्स ने मुझे बताया था कि जब वो नाइटलेस सिटी से लौटा था तो उसने खुद को केव में बंद कर लिया था। 2 दिन बाद जब वो वापस आया और उसने हमें ढूंढा, उसने जब अपनी फ्लूट प्ले की तो इस बार आनिंग ने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली उसे रिएक्ट किया था। उस वक्त पहली बार मुझे लगा था कि वेवुशन बदल गया है, पर मुझे लगा कि ये टेंशन की वजह से होगा या फिर ये टाइगर सील की वजह से। पर हमने जब यहाँ चेशान में अपना सेटअप बना लिया, वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है। वो अभी भी हमारे साथ सेक्ट मैटर्स पर बातें करता है, कभी कभी रात को आकर हमारे साथ ड्रिंक करता है, लंच करता है, मुस्कुराता है, पर उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं है। और तुम्हारे साथ तो वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। वांग जी इस बात पर कहता है, क्या मतलब? तो वेंचिंग कहती है, जब उसने तुम्हारे लिए प्रपोज़ल भेजा था तो उसे एक अजीब सी खुशी थी, कोई रोमांटिक वे में नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी खुशी थी जैसे वो लैंड सेक्ट से वॉर करने वाला है तुम्हें पाने के लिए। वांग जी इस बात पर कहता है, क्या आपने इस बारे में उससे कभी बात नहीं की? वेंचिंग कहती है, वो हमेशा अवॉइड करता है, खुद को स्टडी रूम में काफ़ी लंबे समय तक लॉक कर लेता है, लंच भी नहीं करता। मैंने उसका हेल्थ चेकअप भी किया था, पर उसकी फ़िज़िकल हेल्थ बिल्कुल ठीक दिख रही थी, पर उसकी माइंड के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वांग जी कहता है, क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकती हैं कि मैं अपने हस्बैंड की मदद कैसे कर सकता हूँ? वेंचिंग सिर झुकाते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो हांग गुंजन, मैं फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में तो काफ़ी कुछ जानती हूँ, पर रिसेंटफुल एनर्जी के बारे में मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। सिर्फ वेवुशन ही बता सकता है कि उसकी मदद कैसे की जा सकती है। मुझे माफ़ कर दीजिए हांग गुंजन, अगर मुझे पहले पता होता कि वेवुशन आपको इस तरह ट्रीट करेगा तो मैं कभी भी इस प्रपोज़ल के लिए हाँ नहीं करती। कहीं ना कहीं मेरा भी इसमें हाथ है। वांग जी उससे कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी उससे शादी करता। वेंचिंग सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, इसका मतलब आपको उससे शादी करने का कोई रिग्रेट नहीं है? वांग जी कोई जवाब नहीं देता, जिसमें उसका आंसर छुपा हुआ था। अब अगले नेक्स्ट वीक तक भी वांग जी वियिंग से नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वियिंग पास ही के टाउन में नाइट हंट के लिए गया हुआ था। उसने वांग जी को अपने साथ चलने के लिए पूछा भी नहीं था। हालांकि वांग जी अपनी इंजरीज के साथ जा भी नहीं पाता। वांग जी अपने दिन की शुरुआत बैंड मेंबर्स के साथ ब्रेकफास्ट करता है और फिर अपनी कुछ क्लासेस लेता है। वापस आने के बाद शाहुआ एक बार फिर उससे कहती है, हांग गुंजन, आपको 3 बार ऑलरेडी वॉमिटिंग हो चुकी हैं, आपको अब ये टॉनिक लेना बंद कर देना चाहिए। पर वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो वियिंग को बहुत मिस कर रहा था। उसने वेनिंग से कहा था कि वियिंग जैसे ही वापस आए, वेनिंग तुरंत वांग जी को इन्फॉर्म कर दे। और आखिरकार 8 दिनों बाद वियिंग लेट नाइट अपने हस्बैंड के रूम में पहुंच ही जाता है। वांग जी के इशारे करने पर शाहुआ तुरंत वहां से चली जाती है। वापस आने पर वियिंग की आंखें एकदम रेड और डार्क दिख रही थीं। वांग जी उसका नाम लेता है तो वियिंग कहता है, लंजा, क्या तुम मेरे लिए क्लैरिटी म्यूज़िक प्ले कर सकते हो? वांग जी एक सेकंड के लिए शॉक रह जाता है, पर वो तुरंत हाँ कर देता है। वो वियिंग को बेड पर बैठने में मदद करता है, उसे वाइन सर्व करता है और अपना गुलशन निकालकर उसके पास ही बैठ जाता है। म्यूज़िक प्ले करते ही कुछ समय बाद वांग जी स्माइल करने लगता है, क्योंकि वियिंग काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। कुछ टाइम बाद वियिंग एक कंफ्यूज्ड वॉइस में कहता है, लंजा। वांग जी उसकी तरफ देखने लगता है और उसके पास आ जाता है। वियिंग एक बार फिर उससे कहता है, लंजा, तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम यही मेरे पास हो ना? वियिंग एकदम वार्म आइज से वांग जी की तरफ देख रहा था और उसने अपने हाथों से वांग जी के चीक्स को पकड़ लिया था। वांग जी भी वियिंग के टच को फील कर रहा था, क्योंकि वियिंग बिल्कुल पुराने वियिंग जैसा साउंड कर रहा था। वियिंग एक बार फिर वांग जी से कहता है, क्या हम मैरिड है लंजा? अभी भी वियिंग की वॉइस में कन्फ्यूजन था। वांग जी उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा वियिंग? क्या तुम्हें याद नहीं है? वियिंग ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं याद। क्या हम मैरिड हैं? वांग जी को अब चिंता होने लगती है और वो वियिंग से कहता है, तुम्हें सच में कुछ नहीं याद? वियिंग कहता है, शायद मुझे थोड़ा बहुत याद है, मुझे रेड कलर याद है, तुमने रेड पहना हुआ था, एक वेल, क्या वो मेरे लिए था? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है, पर मन में सोचने लगता है, उसे अचानक क्या हुआ है? क्या उसे कुछ याद नहीं है?
क्या ये रिसेंटफुल एनर्जी की वजह से हो रहा है? वुयिंग की आंखें खुशी से एकदम वाइड हो जाती हैं और वो कंफर्म करते हुए कहता है, हम दोनों मैरिड हैं लंजा। वांग जी भी एकदम खुश होते हुए कहता है, हाँ वुयिंग, हम दोनों मैरिड हैं। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।